तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो आज है दोस्तों 17 जनवरी और 17 जनवरी के करंट अफेयर्स लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना गुफा चित्र कहाँ मिला है? तो आज ही के पेपर में न्यूज़ आई है कि इंडोनेशिया का जो सुलेवासी द्वीप है वहाँ पे एक गुफा में 45,000 साल पुराने एक सूअर का चित्र मिला है। और वो सूअर का चित्र भी मतलब आदम का चित्र जिन्हें बोलते हैं, मतलब जितना बड़ा सूअर होता है उतना ही बड़ा चित्र ये यहाँ पे मिला है। तो कहाँ मिला है? ये मिला है इंडोनेशिया के सुलेवासी। गुफा चित्रण क्या होता है? गुफाओं के अंदर जो चित्र किया जाता है उसे गुफा चित्रण बोलते हैं, केव पेंटिंग उसे बोलते हैं। और ये कितने साल पुराना है? 45,000 साल पुराना है। तो आज तक के जितने भी गुफा चित्र मिले हैं उन सब में पुराना है यह है इंडोनेशिया के सुलेवासी द्वीप का। तो इसके अलावा दोस्तों भारत में भी कुछ चित्र गुफाएं हमारी फेमस है चित्रण के लिए। तो वो कौन सी हैं? तो आप सबको पता भी होगा, अजंता और एलोरा दो गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में जो हैं। और जो अजंता गुफा है वहाँ पे फ्रेस्को पेंटिंग की गई है और वहाँ का मरणासन राजकुमारी का चित्र फेमस है। फ्रेस्को पेंटिंग क्या होती है कि दीवार पे पेंटिंग करने से पहले उस भित्ति को कुछ इस तरह से तैयार किया जाता है, उस पर तेल और भी कुछ रसायन होते हैं वो लगाए जाते हैं ताकि वो चित्र जो है वो कई वर्षों तक सेफ रहे। ठीक है, तो ये अजंता में फ्रेस्को पेंटिंग यूज़ करके मरणासन राजकुमारी का जो चित्र है वो वर्ल्ड फेमस है। इसके अलावा एलिफेंटा गुफाएं जो मुंबई में पाई गई हैं, यहाँ के भी गुफा चित्रण फेमस है। और भीमबेटका गुफाएं जो होशंगाबाद भोपाल में है, वहाँ के भी गुफा चित्र फेमस है। तो अपने भारत में इन 4 जगहों के गुफा चित्र ज़्यादा फेमस है। दूसरा क्वेश्चन है कि आरबीआई ने किस क्षेत्र की जांच हेतु एक जांच कमेटी का गठन किया है, एक कमेटी गठित की है? तो ये है दोस्तों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देने वाले अर्थात डिजिटली उधार देने वाली कंपनियों पर काम करने के लिए, मतलब रोकने के लिए, इनकी जाँच करने के लिए कार्यदल का गठन किया गया है। यह वर्किंग ग्रुप आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जयंत कुमार देशमुख द्वारा चेयर किया जाएगा। तो इस कमेटी के चेयरमैन कौन होंगे? जयंत कुमार देशमुख। अब ये कमेटी काम क्या करेगी? पिछले कुछ दिन से दोस्तों डिजिटली जो उधार अपन लेते हैं, कैसे कि बहुत सारे ऐसे ऐप होते हैं जो आगे से हमें ऐड देते हैं कि आप हमसे उधार लीजिए और हम आपको तुरंत उधार दे देंगे। और वो हमें तुरंत उधार दे भी देते हैं, फ़ोन से ही अपन उधार लेते हैं बिना किसी गारंटी के। और वो हमको एक रिकवरी डेट देते हैं कि इस डेट तक, जैसे मान लो 11 तारीख तक आपको पैसे वापस लौटाने हैं। ठीक है, अगर हमने 11 तारीख तक पैसे वापस लौटा दिए तो ठीक है। अगर हम 11 तारीख तक पैसे नहीं लौटाते हैं तो जो हमारी जो सूचनाएं होती हैं, हमारे कॉन्टैक्ट्स नंबर जो होते हैं, ये कंपनीज हैक करके रखती हैं। और हमारे ऐसे पर्सनल कॉन्टैक्ट होते हैं जैसे परिवार में भाई का हो गया या किसी का भी नंबर हो गया, उसके पास में अगर हम पैसे नहीं लौटा रहे और फ़ोन नहीं उठा रहे उनका, तो वो हमारे रिश्तेदारों के पास फ़ोन करके हमारी मतलब इंसल्ट करने लगते हैं। और इस चक्कर में अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि एक लड़के ने इसी चक्कर में सुसाइड भी कर लिया था। तो ऐसे मामले पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इनकी जांच हेतु आरबीआई ने जयंत कुमार देशमुख, जो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आरबीआई के, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। अब है धारा 497 क्या है? तो आज की इसमें चर्चा में थी, आज की न्यूज़ में ये थी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि धारा 497 है क्या। इंडियन पीनल कोड मतलब आईपीसी की धारा 497 में व्याभिचार को बताया गया है। व्याभिचार क्या होता है दोस्तों? शादी के बाद में एक पति और जो पत्नी होते हैं उन दोनों का आपस में, मतलब दोनों में से किसी का भी किसी थर्ड पर्सन से अफेयर होना। वो पति भी हो सकता है और वो पत्नी भी हो सकती है। मतलब शादी के बाद में एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर होते हैं, चाहे वो पति का हो चाहे पत्नी का हो, उसे कहते हैं हम व्याभिचार, और इंग्लिश में कहते हैं इसे अडल्ट्री। ठीक है, तो पहले क्या था दोस्तों, कुछ दिन पहले एक कानून बना था और अडल्ट्री को अपराध घोषित कर दिया गया था। लेकिन 2018 में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई और उसमें क्या कर दिया गया, अडल्ट्री को गैर आपराधिक घोषित कर दिया गया कि भाई शादी बाद में अगर किसी और से कोई भी व्यक्ति रिलेशन रखता है तो यह उसका निजी मामला है, इसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसा बोल के इसको व्याभिचार को गैर आपराधिक घोषित कर दिया गया। तो इसी मामले में आज एक चर्चा आई है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बल कर्मियों को 2018 में व्याभिचार मामले में दी गई छूट के खिलाफ अब पुनः याचिका दायर करने की मतलब छूट दे दी गई है। ये हुआ ये है कि जो अपनी जो सेना होती है दोस्तों, उनके कुछ रूल्स होते हैं वो अपने से अलग होते हैं। तो सशस्त्र बल के लोगों ने, मतलब इनसे रिलेटेड किसी व्यक्ति ने एक याचिका रिट लगाई है कोर्ट में कि व्याभिचार को पुनः कम से कम सेना में तो
आपराधिक घोषित किया जाए, और इस रिट को अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। मतलब हमारे जो नॉर्मल लाइफ में जो एडल्ट्री है वो गैर आपराधिक है, लेकिन ये क्या चाह रहे हैं कि ये जो सेना वाले जितने भी आर्मी में अपने लोग हैं, यहाँ पर कम से कम इसको आपराधिक घोषित किया जाए, है ना, यहाँ पे इसे गैर आपराधिक ना माना जाए। आर्म फोर्स के अलग कानून होते हैं, और इसी 497 को आर्मी में पुनः आपराधिक घोषित करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। अभी सुप्रीम कोर्ट सारे पक्षों को सुनेगी और उसके बाद में फैसला देगी। देश में पहली बार कहाँ काला गेहूँ उत्पादित किया गया है? तो काला गेहूँ, हम सब ने देखा है कि गेहूँ ब्राउन कलर का बादामी रंग का होता है, पर पहली बार काला गेहूँ बस्तर जिले में, बस्तर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में पहली बार काले रंग का गेहूँ उत्पादित किया जाता है। और नॉर्मल जो गेहूँ की कीमत होती है वो 1800-1900 रुपये पर क्विंटल होती है, बट इसकी कीमत 3500 से 4000 रुपये पर क्विंटल होगी। ये ज़्यादा गुणकारी होगा, और इसका जो आटा बनेगा दोस्तों वो काले और सफ़ेद रंग का मिक्स में बनेगा। ठीक है, तो अलग सी न्यूज़ थी, तो मुझे लगा कि शायद आ सकती है एग्ज़ाम में। एक बार्क बहुत दिन से सुर्खियों में चल रहा है, तो ये बार्क के दोस्तों 2 फुल फॉर्म होते हैं। एक तो आप सबने सुना है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो यहाँ पे ये वाला बार्क भी हो सकता है। और एक आजकल जो सुर्खियों में चल रहा है वो है ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। ये क्या करता है कि ये अपने जो न्यूज़ चैनल या फिर किसी भी तरह के जो चैनल्स होते हैं उन पे नियंत्रण रखने वाली ये संस्था होती है, ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। तो ये आजकल बहुत चर्चा में है, तो कई बार फुल फॉर्म ही इनकी पूछ ली जाती है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर तो हम सबको पता है, लेकिन आजकल बार्क के नाम से ये चर्चा में है, तो ये आप याद रख लीजिएगा। एक जो हमारा बोर्ड है अधीनस्थ बोर्ड राजस्थान मतलब RSMSS भी, इसके चेयरमैन जो थे BL जाटावत साहब को अब निलंबित कर दिया गया है, मतलब सस्पेंड हटा दिया गया है। और क्यों हटाया है? क्योंकि RSMSSB की पिछले 3 सालों में शायद 19 से अधिक वैकेंसियाँ अटक चुकी हैं। आप सबको पता है कितने पेपर लीक हो चुके हैं। पिछले 2 वैकेंसीज़ के पेपर तो बाज़ारों में बिक चुके हैं। और जो जाटावत साहब इसकी क्योंकि वो इसके अध्यक्ष हैं और वर्तमान में कोई भी सदस्य RSMSSB में नहीं था, तो एकमात्र उत्तरदायी वो ही इसके लिए थे। उत्तरदायित्व लेने के लिए तैयार नहीं थे वो, मतलब कायदे से तो उनको खुद को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था जैसे ही पेपर लीक होता है, कि भाई इनकी जिम्मेदारी होती है कि ये पेपर ढंग से करवाएं, लेकिन ये नहीं ले रहे थे। अब इन्हें पद से हटा दिया गया है। और अमेरिका में जो बाइडेन प्रशासन में, मतलब जो बाइडेन की जो नई सरकार आने वाली है, 20 जनवरी को ये शपथ लेने वाले हैं, तो उन्होंने किस भारतीय को कोविड-19 रेस्पॉन्स टीम में शामिल किया है? तो कोविड-19 रेस्पॉन्स में परीक्षण सलाहकार बनाया है। ये भारतीय पर्सन है, भारतीय मूल के हैं, भारतीय नागरिक नहीं है, लेकिन भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, विदुर शर्मा। ठीक है। एक इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है, दिग्गज अभिनेता है विश्वजीत चटर्जी, और इन्हें 51वें आईफा अवार्ड में, मतलब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसमें इन्हें दिग्गज जो अपने अभिनेता हैं विश्वजीत चटर्जी, इनको इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर इस साल का चुना गया है। एक है दोस्तों डिजिटल महासागर क्या है? तो यह एक वेब आधारित एप्लीकेशन है। डिजिटल महासागर क्या है? वेब आधारित एप्लीकेशन है। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अभी किया है। और ये काम क्या करेगी? महासागरीय आंकड़ों के प्रबंधन के लिए यह बनाई गई है। मतलब महासागर से रिलेटेड जितने भी डाटा हैं वो इस ऐप में सेव रहेंगे। और ये बनाया किसने है? INCOIS, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन। इस संस्था ने, जो हमारी राष्ट्रीय संस्था है, इसने इसे बनाया है डिजिटल महासागर ऐप को। और इसका उद्देश्य है महासागरीय जानकारी को हिंद महासागरीय देशों के साथ बांटना। मतलब ये महासागर से रिलेटेड जानकारी, अपने आसपास कौन सा महासागर है, हिंद महासागर, ये तो इसकी जानकारी कलेक्ट करेगी। प्लस भारत के अलावा जितने भी महासागर, हिंद महासागर तटवर्ती देश हैं, इन देशों के साथ इस जानकारी को साझा भी करेगी। तो इसको नाम दिया गया है, क्योंकि महासागर से रिलेटेड है, तो इसे नाम दिया गया है डिजिटल महासागर। एक गैलीली सागर के बारे में आया था, तो थोड़ा सा देख लेते हैं गैलीली सागर कहाँ है और क्या है। गैलीली सागर विश्व की सबसे नीची, आप गहरी भी बोल सकते हैं, मीठे पानी की झील है। अगर विश्व में वैसे सबसे गहरी झील हम देखते हैं पहली, तो वो है मृत सागर। और ये
दूसरे नंबर की गहरी झील है कौन, गैलीली सागर, है ना। लेकिन विश्व में सबसे गहरी या नीची प्लस मीठे पानी की ये जो मृत सागर है ये खारे पानी की है और ये है यूएस इजराइल में है, ठीक है। और ये जो मीठे पानी वाली झील है ये मीठे पानी की है, गैलीली सागर। तो अगर विश्व में सबसे गहरी प्लस मीठे पानी की अगर पूछते हैं तो है गैलीली सागर, और अगर ऐसे पूछते हैं विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है तो वो है मृत सागर, ठीक है। तो ये फैक्ट याद रख लीजिएगा। सुलेवासी द्वीप क्यों चर्चा में है, तो सुलेवासी द्वीप में दोस्तों इंडोनेशिया का सुलेवासी द्वीप है जो अभी मैंने आपको गुफा चित्रण के लिए बताया, वो भी एक न्यूज़ है। और अभी सुलेवासी द्वीप में 15 जनवरी के दिन 6.2 तीव्रता से रिएक्टर स्केल की तीव्रता से भूकंप आया है, तो इस कारण भी सुर्खियों में बना हुआ है सुलेवासी द्वीप। तो सुलेवासी द्वीप कहाँ है, इंडोनेशिया में है। तो ये थी आज की न्यूज़, उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन भी दोस्तों बहनों को ज़रूरत है वहाँ तक चैनल को वीडियो को पहुँचाएँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।